अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी क्लास में अवेलेबल हैं, जूम पे मुझे सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट नंबर 6 एनर्जेटिक्स नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। और नॉलेज 6.1 का हमारा आज पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। इस नॉलेज में हमने जिन एसएलओस को एड्रेस करना है, वैसे तो वो ग्रेड 9 में हम उन तमाम एसएलओस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं। तो पहला एसएलओ है डिस्क्राइब दैट केमिकल रिएक्शंस आर accompanied by a enthalpy change and these changes can be exothermic जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है एंड एंडोथर्मिक जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। बाय द वे ग्रेड 9 में आपने इन एसएलओस को अच्छे तरीके से समझ लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर रिकॉल के लिए डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारा एसएलओ है एक्सप्लेन दैट एनर्जी ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। रिएक्शन में जो हीट का रिलीज होना है, एब्जॉर्ब होना है, यानी एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट जो होता है वो बॉन्ड के बनने और टूटने की वजह से होता है। ये भी ग्रेड 9 में आप पढ़े हैं। तो मैं आज ग्रेड 9 की भी एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए ये सारा। नेक्स्ट हमारा जो एसएलओ है कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डेल्टा एच, यानी डेल्टा एच को कैलकुलेट करने का तरीका भी आपको सिखाएंगे आज। अगला एसएलओ है डिस्क्राइब दैट सम बॉन्ड एनर्जीज आर एग्जैक्ट एंड सम बॉन्ड एनर्जीज आर अप्रॉक्सीमेट। कुछ एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जीज होती हैं और कुछ में हम अप्रॉक्सीमेशन वाली बात करते हैं। तो इस एसएलओ को भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। लास्ट एसएलओ को हम कल के लेक्चर में देखेंगे जिसमें हमने कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है, जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन क्या होता है और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। ये हमारे कल का टारगेट है। आज हम इन तमाम एसएलओस को देखेंगे अदर देन लास्ट वन। तो ये तमाम एसएलओस हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखे हुए हैं। ये स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं एंथैल्पी के ऊपर बात करूंगा। एंथैल्पी से मुराद क्या है? बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी मैं क्लास में एंटर हुआ था तो मेरे बॉडी में एक एनर्जी का लेवल था। अभी 2-3 मिनट हो गए हैं मुझे बात करते हुए, तो मेरी बॉडी में वो एनर्जी लेवल ड्रॉप हो गया। तो ये एनर्जी लेवल के ड्रॉप होने की वजूहात क्या हैं? क्या वजह है कि मेरी बॉडी में अगर मैं मज़ीद आधा घंटा बोलूँगा तो मेरी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो और ड्रॉप हो जाएगा? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह एक ही है कि मेरी बॉडी दो काम कर रही है, दो बेसिक वर्क कर रही है। एक, मेरी बॉडी मूव कर रही है, बॉडी ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं, बॉडी ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये एक काम हो रहा है। दूसरा, मेरी बॉडी हीट रिलीज कर रही है। तो ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि दो तरीके होते हैं किसी भी सिस्टम में से एनर्जी को निकालने के, या एनर्जी जो निकलती है बाहर या बॉडी के अंदर आती है, सिस्टम में आती है या सिस्टम से जाती है। दो ही तरीके हैं, हीट एंड वर्क। अब हीट और वर्क की वजह से जो बॉडी में एनर्जी कंटेंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, निकलेगा तो कम हो जाएगा, एंटर होगा तो बढ़ जाएगा। तो मेरी बॉडी में जो चेंज आएगा हीट के तब्दीली की वजह, हीट के तबादले की वजह से, वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी चेंज। द नोटेशन का मतलब जिससे जाहिर करते हैं ऑफ एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा एच। डेल्टा एच वो नोटेशन है जिससे बॉडी में कितना एंथैल्पी चेंज आया इन द फॉर्म ऑफ हीट, रिप्रेजेंट द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ रिएक्शन एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। भी कुछ जगहों पे लिखा होता है, लेकिन ऑब्वियसली टेम्परेचर को आप एनवायरनमेंट में कांस्टेंट ही रखते हैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विद यूनिट ऑफ किलोजूल पर मोल, डेल्टा एच इज रिटन to indicate that reactant and product were in their standard states and that the measurement were made under standard condition. standard condition क्या होती है? 100 किलो पास्कल जो कि 1 atm के बराबर होता है, एंड प्रेशर, इतना प्रेशर होना चाहिए 1 atm, एंड जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री होना चाहिए।
आसान लफ्जों में बताऊं तो एक रिएक्शन में रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट को भी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में लिखना है आपने, जो भी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है, अगर सॉलिड है, अगर लिक्विड है या गैस है। प्रोडक्ट को भी आपने उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में लिखना है, किस फॉर्म में पाया, यानी प्रोडक्ट किस स्टैंडर्ड फॉर्म में पाया जाता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद क्या है, मैं अगर आसान लफ्जों में आपको समझाना शुरू करूं तो एक सोडियम को मैं लिखता हूं, सोडियम स्टैंडर्ड उसका क्या है कि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब सोडियम सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इस सॉलिड फॉर्म से एग्जिस्ट करने के बाद अब अगर ये इस पे चार्ज आ गया है +1 तो सोडियम आयन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये स्टेट्स को मेंशन करना बड़ा जरूरी है। अब इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है, दिस इज केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज आया है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट सोडियम ने एब्जॉर्ब की होगी, वो कितनी है? वो है जी 496 किलो जाउल पर मोल। नाउ दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस आपने जो ये मेजरमेंट की है, ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे करनी है आपने। व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड कंडीशन? इसके आसपास के हालात जो हैं वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, मतलब कि 1 atm प्रेशर होना चाहिए एंड 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसे केस में आप डेल्टा एच के ऊपर आप एक डिग्री का साइन लगा दोगे, ये साइन होता है स्टैंडर्ड कंडीशन का। इज इट क्लियर? तो ये जो तब्दीली हुई है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के अंदर, इस दौरान जो भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हुआ है, उससे जो भी एनर्जी में तब्दीली आई है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। और एंथैल्पी चेंज को कैसे मेजर करते हैं वो सारा मैंने आपको बता दिया। अगर किसी की बुक में डेल्टा एच के ऊपर डिग्री का साइन ये लगा हो तो वो डिग्री का साइन लगा लें, क्योंकि ये अगर आपने स्टैंडर्ड कंडीशन पे एंथैल्पी को मेजर किया है तो साथ में निशानी क्या है, उसके ऊपर डिग्री का साइन आता है। तो ये तो एंथैल्पी के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब अगर आप गौर करो तो ये देखें, वाटर सॉलिड है, मैंने लिखा हुआ बर्फ, और इसने हीट को एब्जॉर्ब किया और सारी की सारी बर्फ पिघल गई और किस में चेंज होगी? लिक्विड में। क्या ये केमिकल चेंज है? नहीं। अब देखो वाटर वैसे का वैसे ही है, तो ये चेंज कौन सा है? फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें स्टेट चेंज हुई है। अब इस दौरान जो इसने हीट एब्जॉर्ब की है वो है 6.01 किलो जूल पर मोल, और आपने ये जो हीट आपने पढ़ी है चैप्टर 4 में ना, डेल्टा एच एफ स्टैंड फॉर हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, डेल्टा एच एफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है ये? 6.01 किलो जूल पर मोल। यानी कि 25 डिग्री के ऊपर 1 atm प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में अगर आप बर्फ रखते हो, कितने मोल बर्फ रखते हो? 1 मोल बर्फ रखते हो। 1 मोल बर्फ का मतलब कितने ग्राम होता है? 18 ग्राम। उसको पिघलना है लिक्विड के अंदर, तो सारी बर्फ को पिघलने में जो हीट उसने एब्जॉर्ब करनी है सराउंडिंग से, वो 6.01 किलो जूल पर मोल हीट एब्जॉर्ब करनी है। वो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिससे उसके अंदर एंथैल्पी का चेंज आएगा, वो कितना होगा? 6.01 किलो जूल पर मोल। और यहां नॉट का साइन लगाना है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन को शो करता है, और वैल्यू के साथ प्लस का साइन शो करता है कि इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। और ऐसे प्रोसेस को डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब चलते हैं। अच्छा, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज भी एक्सो और एंडो हो सकते हैं, ये ग्रेड 9 में आप पढ़ के आए हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें अगर आप गौर करो तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें रिएक्टेंट ऊपर हैं, प्रोडक्ट नीचे है। इसमें रिएक्टेंट नीचे था, प्रोडक्ट ऊपर था। आसान लफ्जों में बताऊं कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट पे जाना है, ऊपर से नीचे आना है, तो इसमें देखा क्या जा रहा है? हीट गिवन ऑफ बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, हीट गिवन ऑफ बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, यानी सिस्टम से हीट बाहर आई है। बेसिकली ये आग जलने वाला जो काम होता है, मिथेन का बर्न होना। हमारे घर में रोटियां बनाने के लिए जो हम चूल्हा चलाते हैं,
उसमें जो गैस आती है वो कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। जब वो बर्न होती है ऑक्सीजन से और बर्न होने के बाद क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो हीट जो रिलीज होती है, इसको हम बाकायदा सॉल्व भी करेंगे। आज के लेक्चर का ये पार्ट है कि ये जो वैल्यू निकाली गई है इसको आज बाकायदा हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक हो गया? तो -890.4 किलो जाउल पर मोल। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात का आपने ख्याल करना है कि ये डेल्टा एच के ऊपर नॉट का साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर हर जो डेल्टा एच की वैल्यू निकली है ना, ये चेंज भी हो सकती है। कैसे चेंज होगी? अगर आप कंडीशन को चेंज करोगे, स्टैंडर्ड कंडीशन को, यानी आप 40 डिग्री टेम्परेचर रख दो सराउंडिंग में और प्रेशर को चेंज कर दो, उसके चेंज होने की वजह से जो डेल्टा एच है वो क्या होगा? फिर चेंज होगा। बहरहाल हमने उसको डिस्कस नहीं करना कितना चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। हमारा जो टारगेट है बस इतना समझना है कि डेल्टा एच निकालते कैसे हैं, और ये बात का ख्याल करना है कि डेल्टा एच की वैल्यूज जो हैं, डेल्टा एच जो है उसकी वैल्यू टेम्परेचर और प्रेशर के बदलने से बदल सकती है। हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है मैंने बताया, भी आपको दिखाया। यही रिएक्शन पीछे आपने डायग्राम में देखा, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, और नेगेटिव साइन डेल्टा एच के साथ ये जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, इसमें नेगेटिव साइन क्या शो करता है बेटा? ये कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, क्योंकि अगर यहां पे डिग्री नहीं लगा हुआ, ये छोटे छोटे अगर इस तरह के चीजें आप खुद भी अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे देखें, जब ये इक्वेशन लिखा है तो डिग्री का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो वैल्यू निकाली गई है ये कौन सी कंडीशन पे निकाली गई है? स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाली गई है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाली गई है। तो आप इसकी करेक्शन देख लीजिएगा, यहां पर डेल्टा एच नॉट बड़ा जरूरी है, ये इसी से तो पता चलता है कंडीशन स्टैंडर्ड है कि नहीं है। नॉर्मली जो हम अपनी बुक में वैल्यूज देखेंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही मेजर किए होंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी टू देयर सराउंडिंग, रिजल्टिंग इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिएक्शन। जाहिर सी बात है, एनर्जी बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन हैज लेस एनर्जी देन द रिएक्टेंट। आपने देखा प्रोडक्ट लो एनर्जी पे है, रिएक्टेंट हाई एनर्जी पे है, तो जब भी चीजें हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे गिरेंगी तो एनर्जी को क्या करेंगी? रिलीज ही करेंगी। ठीक है, और एंडो में आपने इसके उलट देखा, एंडो में आपने ये देखा कि रिएक्टेंट लो एनर्जी पे है, प्रोडक्ट हाई एनर्जी पे है। लो से हाई में जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो इसमें देखें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर टिपिकली एक्सोथर्मिक। व्हाई दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसके अंदर। एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग। कैल्शियम कार्बोनेट, कई दफा आपने पढ़ा है, इसको आग लगाएंगे, हीट इसको देंगे तो ये ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? वी ऑल नो डैट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हीट प्रोवाइड करने पे ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, ये देखें, और साथ में कौन सी गैस में? कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इस काम के लिए यहां से इनको डिसोसिएट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, डिकम्पोज इज बेटर वर्ड, यहां पे डिकम्पोजिशन का वर्ड आना चाहिए। डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी वो 178 किलो जाउल पर मोल है। प्लस का साइन यहां शो करता है कि ये प्रोसेस कौन सा है? एंडोथर्मिक, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा कि रिएक्टेंट लो एनर्जी पे है, प्रोडक्ट हाई एनर्जी पे है। जब लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब चलते हैं जी इनसाइड ऑफ अ रिएक्शन, क्या चीजें चेंजेस आ रही होती हैं जिसकी वजह से रिएक्शन एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी में क्या समझना पड़ेगा? अगर आप डायग्राम देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं, ये वो इंटरमीडिएट स्टेट है,
इस इंटरमीडिएट स्टेट पर, इस इंटरमीडिएट स्टेट पर पहुंचने के लिए, इस जगह पहुंचने के लिए जरूरी क्या है? बॉन्ड्स ब्रेक हो। जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ये एरो क्या सजेस्ट करता है कि जब भी बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कितनी होगी? ये डाटा बुक, आपको पेपर में डाटा मिल जाएगा, क्वेश्चन के आगे लिखा होगा कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी, वहां से मिल जाएगा आपको। अब बॉन्ड तो टूट गया, अब बॉन्ड को टूटने के बाद क्या पुराने ही बॉन्ड दोबारा बनेंगे? नहीं, नए बॉन्ड बनेंगे। और नए बॉन्ड जब बनेंगे तो रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा, किसके अंदर? प्रोडक्ट। अब जब बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो स्टेप 1 में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, स्टेप 2 में एनर्जी रिलीज होगी। अब एब्जॉर्ब अगर ज्यादा हुई और रिलीज कम हुई तो प्रोसेस मस्ट बी एंडो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, रिलीज कम है। और अगर एब्जॉर्ब कम हुई, रिलीज ज्यादा हो गई, ये प्रोसेस क्या होगा? एक्सो। और दरमियान में पहुंचने के लिए आपको पता है जो एनर्जी चाहिए होती है उसका नाम क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। ग्रेड 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 पढ़ के आए आप वहां पर। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए, और वो क्या है कि पहले अपने बॉन्ड तो तोड़ें। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड एनर्जी, this energy is absorbed from the surrounding, thus bond breaking is endothermic. Bond making release energy to surrounding, thus bond making is an exothermic. अब ये वही चीज मैं दोबारा बता रहा हूं, बॉन्ड ब्रेकिंग नीड्स एनर्जी, बॉन्ड मेकिंग रिलीज एनर्जी। ये बॉन्ड हाइड्रोजन का तोड़ना है, दो एनर्जी 436 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड बनाना है, बनेगा बॉन्ड तो इसमें रिलीज होगी वापस उतनी ही जितनी रिक्वायर्ड है ब्रेक करने के लिए, बनते वक्त उतनी ही रिलीज होगी 436। ठीक है, अब चलते हैं जी बॉन्ड, मीन बॉन्ड एंथैल्पीज। ये मीन बॉन्ड एंथैल्पीज क्या होता है भाई? ये बड़ी एक इसको समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि ये H2O है, H2O में ये बॉन्ड तोड़ना है और ये बॉन्ड तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, इसको भी तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या दोनों बॉन्ड्स जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में बने हुए हैं, क्या दोनों बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए सेम एनर्जी चाहिए? हाइड्रोजन हैज गॉट 2 OH bonds. You did think it did take same amount of energy to break them, but it doesn't. ऐसा नहीं होता। पहला बॉन्ड 492 किलो जूल एनर्जी लेके टूटेगा, दूसरा बॉन्ड 428 किलो जूल एनर्जी लेके टूटेगा। वजह क्या है? OH is bit easier to break. OH is bit easier to break apart because the extra electron repulsion. So the mean bond enthalpy of OH is water is. अभी क्या कह रहा है, जरा बात को समझिए। वो कह रहे हैं जब पहला बॉन्ड टूटेगा और पहला बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी वो ज्यादा है। जब ये बॉन्ड टूट गया तो बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा कि ये H और O इनके दरमियान में जो लॉन पेयर है, बेसिकली यहां पर पहले क्या था, पहले अगर आप वेस्पर मॉडल को जानते हैं तो वेस्पर मॉडल में आपने पढ़ा था कि वाटर की बेंड शेप होती है और उस बेंड शेप की वजह से ये लॉन पेयर दूर थे। अब लॉन पेयर के दूर होने की वजह से होता क्या था कि इस लॉन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम थी। ठीक है, अब रिपल्शन कम होने की वजह से होता क्या है कि ये रिलेटिवली स्टेबल होता है पहला बॉन्ड, इसलिए इसको तोड़ना भी मुश्किल है।
इसको तोड़ना भी मुश्किल है, तो जरा खत्म कीजिएगा। अब इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 492। जब ये टूट गया तो पीछे OH लॉन पेयर। अब लॉन पेयर का टारगेट सिर्फ ये हाइड्रोजन है, दूसरा तो जा चुका है। पहले तो दोनों लॉन पेयर, एक वाला इसको डील कर रहा था, एक इसको डील कर रहा था, यूं समझें। अब दोनों ही एक तरफ रिपल्शन करेंगे सारी की सारी, यानी कि इस हाइड्रोजन को फेस करना पड़ेगा अकेले दो लॉन पेयर्स को। पहले तो ये था ना, इस तरह समझ लें ताकि आपको समझने में आसानी हो कि एक लॉन पेयर इस तरह से मैनेज होता था कि एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन इनसे बचते थे। अब दोनों लॉन पेयर अटैक करेंगे इस हाइड्रोजन पर, रिपल्शन करेंगे और इसलिए इसका बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा और इसको तोड़ना आसान है। और कितनी एनर्जी लगेगी? 428। अब अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी लिखूंगा तो क्या मैं 492 लिखूंगा या मैं 428 लिखूंगा? क्योंकि इस केस में देखो तो 492, इस केस में देखो जिसमें तोड़ना आसान है बॉन्ड 428, तो फिर मैं एवरेज लूंगा। एवरेज कैसे लेंगे? दोनों को जमा करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 460 किलो जूल पर मोल। डाटा बुक में वैल्यू जो लिखी जाएगी वो 460 किलो जूल पर मोल लिखी जाएगी, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एवरेज वैल्यू है। बात यहां खत्म नहीं होती। द डाटा बुक से डैट बॉन्ड एंथैल्पी, जो डाटा बुक क्यूआर कोड पे मैंने दी हुई है जिसमें मैक्सिमम केमिकल्स की बॉन्ड एनर्जी मेंशन है, आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे वो डाटा बुक आ जाएगी, उसमें वैल्यू है 464 किलो जूल पर मोल। वो ये बता रहा है कि केमिकल लाइक ROH, केमिकल लाइक RC डबल बॉन्ड OH, केमिकल लाइक HOH, ठीक है, इसी तरह के बेशुमार केमिकल हैं जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। हर दफा वैल्यू में फर्क आ रहा था, और फर्क लेके आने की वजह होता है हमसाया। हमसाया कैसा है? हमसाया ज्यादा रिपल्शन कर रहा है, कम रिपल्शन कर रहा है, किस जगह पे ऑर्गेनाइज है, ये तमाम चीजें OH बॉन्ड को डिस्टर्ब करती हैं डिफरेंट एंगल्स में। हर लिहाज से डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, कभी ज्यादा आती है कभी कम आती है। इसलिए डाटा बुक में एक ऐसी कंक्रीट वैल्यू लिखी गई जो हम यूनिवर्सली सबके लिए यूज कर सकते हैं। वो 460 तो हमने एवरेज वाटर के केस में निकाला ना खाली, लेकिन केमिकल लाइक अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर एंड मेनी अदर केमिकल्स जिनमें OH पाया जाता है, उन तमाम चीजों को देखने के लिए हमने उन तमाम चीजों को टेस्टिंग करने के बाद हमने जो एवरेज निकाली वो आई 464। बहरहाल ये एक एस्टिमेशन होती है, हम इस एस्टिमेटेड वैल्यू को एवरेज मीन बॉन्ड, क्या इसको हम कहेंगे, मीन बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। क्या ये सबकी सर मीन बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी पड़ती है? नहीं, सबकी नहीं, कुछ की एग्जैक्ट होती है। अब किन की एग्जैक्ट होती है? केमिकल लाइक हाइड्रोजन, भाई इसका तो हमसाया वही रहेगा ना। अब हाइड्रोजन का तो हमसाया बदल ही नहीं सकता, यानी जितने भी एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ ये अटैच होते हैं तो उनकी बॉन्ड एनर्जी एग्जैक्ट 436, एग्जैक्ट 436, ठीक है। इसी तरह याद रखें, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अभी सिचुएशन चेंज होगी है हाइब्रिडाइजेशन मोड की वजह से, तो यहां पर भी मीन बॉन्ड एंथैल्पी आएगी। यानी जहां पर सिचुएशन क्लियर है कि हमेशा हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ ही मिलना है, हमेशा क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ ही मिलना है, हमेशा ब्रोमीन ने ब्रोमीन के साथ ही मिलना है, तो इस केस में इनका एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके हमसाये हमेशा फिक्स हैं और हमसायों के दरमियान में रिलेशन हमेशा क्या रहेगा, एक तरह का ही रहेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स की बॉन्ड एनर्जी एग्जैक्ट होती है। और केमिकल लाइक OH, केमिकल लाइक OH हो गया, केमिकल लाइक NH हो गया, जो हेट्रो एटॉमिक होते हैं उनमें वेरिएशंस आनी होती हैं, इनकी हम फिर मीन वैल्यू निकालते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया। ये टेबल है, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको टेबल दिया है यहाँ पर, लेकिन आपको डाटा बुक में डिटेल्ड वर्जन मिलेगा, अपडेटेड वर्जन मिलेगा। अच्छा, इसमें ना हर डाटा बुक में स्लाइड वेरिएशंस हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन का 432 लिखा हुआ है, अभी मैंने यहाँ पर OH का यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, कार्बन का 347 लिखा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन का 413 लिखा हुआ है। आप कोई और डाटा बुक देखोगे ना तो ये थोड़ा बहुत, जैसे अभी देखा हमने 436 है, ये डाटा इसमें बड़ी वेरिएशंस हैं।
ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपको ये डिफरेंट जगहों से वेरिएशंस के साथ ही मिलेगा, कहीं पे भी किसी एक बुक में एग्जैक्ट वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए एग्जाम के अंदर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो वो उस वक्त जो वैल्यू इस्तेमाल करनी है वो देगा, साथ में जरूर देगा आपको साथ में। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये कार्बन कार्बन है, ये इनकी बॉन्ड एनर्जीज हैं, इनका इस्तेमाल करके एग्जाम में सवाल हल करो। तो आपको ये याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको बॉन्ड एनर्जीज जो आपने यूज करनी है कैलकुलेशंस में वो दी होंगी आपको। ठीक है, बहरहाल मैं QR कोड में आपको एक डिटेल्ड डाटा बुक दे दूंगा, उसमें मोस्ट रीसेंट वैल्यूज मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने तरीका सीखना है डिटर्मिनिंग एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। बहुत आसान है। एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन आपने निकालना है, यानी आपने डेल्टा एच निकालना है, निकल आएगा। सिंपल, आपने टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है बॉन्ड तोड़ने में, टोटल एनर्जी इन्वेस्ट टू ब्रेक बॉन्ड माइनस टोटल एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, सिंपल सा फार्मूला है। अभी एक मिसाल हम हल करते हैं। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे इक्वेशन को पहले समझना है कि नाइट्रोजन का 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ और 2 मोल ऑफ अमोनिया बना। इस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई रिएक्शन में, वो मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन के ये बॉन्ड्स को तोड़ना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ना है। 3 हाइड्रोजन है ना, 3 मोल, तीनों को तोड़ना है। तो पहले तो तोड़ने वाला काम होगा। तो ये देखें, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन की एक ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में 945 किलो जूल खर्चा आएगा। अब देखते हैं डाटा बुक जो अवेलेबल है, इसमें अगर आप देखें तो ये आपकी बुक में जो इसमें मैंने पूरी कंप्लीट नहीं लगाई, लेकिन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की वैल्यू मौजूद है। लेकिन वो वैल्यू में, उस वैल्यू में स्लाइड डिफरेंस भी हो सकता है, सेम भी हो सकती है। लेकिन अगर सवाल ही आएगा तो आपको पेपर में लिख के दिया जाएगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी इतनी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी इतनी है। बहरहाल 945 लगेगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, नाइट्रोजन अलहदा नाइट्रोजन अलहदा। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए एक बॉन्ड को, तो एक मोल, अच्छा याद रखिएगा ये 436 यूनिट बता रहा है, किलो जाउल पर मोल। पर मोल का मतलब है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 बॉन्ड्स। जब आप रिएक्शन कराते हैं तो एक एक मॉलिक्यूल थोड़ी डालते हैं, अब तो मोल्स में बात करते हैं। ये लास्ट चैप्टर में आप सीख के आए हैं। तो ये जो मैंने 3 हाइड्रोजन बनाए हैं ये 3 मोल हैं, यानी अगर ये तादाद में Na है तो ये तादाद में 3Na है, 3 गुना है। तो बहरहाल एक मोल के लिए 436, 3 मोल के लिए 3 से ज़रब करेंगे 1308, तो यहां पे खर्चा आएगा। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी 945 प्लस 1308, टोटल होगी 2253 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, तो ये हमने टोटल एनर्जी लिख दी, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब बॉन्ड फॉर्म बनने भी तो है ना, बॉन्ड कितने बॉन्ड बनने हैं, देखो 2 मोल अमोनिया बना। 2 मोल अमोनिया का मतलब है कि 1 मोल के अंदर अगर आप देखो तो टोटल एक अमोनिया के अंदर टोटल 3 है, ऑब्वियसली 2 अमोनिया के अंदर टोटल 6 होंगे। आसान लफ्जों में बात करूं तो टोटल बॉन्ड 6 मोल बनेंगे, क्योंकि 6 मोल क्यों बनेंगे, क्योंकि 2 मोल अमोनिया बन रही है। 2 मोल अमोनिया का मतलब है 6 मोल बॉन्ड। 1 मोल अमोनिया के अंदर 3 मोल बॉन्ड होंगे, 2 मोल अमोनिया के अंदर 6 मोल बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब एक बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जब बनता है तो 391 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, 391। अब 391 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 2346 किलो जूल पर मोल, 2346। ये टोटल एनर्जी रिलीज होगी।
नाउ यू जस्ट सब्सट्रैक्ट टोटल एनर्जी रिलीज फ्रॉम टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब। फार्मूला क्या था, जितनी इन्वेस्ट की बॉन्ड तोड़ने में इतनी, जितनी रिलीज हो गई इतनी, इनको माइनस करो तो आंसर आएगा -93 किलो जाउल पर मोल। तो बेटा इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वो होगा -93 किलो जाउल पर मोल। याद रखिए जो मैंने ये बॉन्ड एनर्जीज यूज की हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे मैंने यूज की हैं, स्टैंडर्ड बॉन्ड एनर्जीज यूज की, इसलिए H नॉट का साइन भी आएगा। ठीक है, बुक में अगर ये नहीं लिखा तो यहां लिख लें डेल्टा H नॉट। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन करनी आ गई है। अब एक और मिसाल है वो भी हम देखते हैं। जैसे मैंने इसमें वाटर, तो वाटर में करना क्या है, मैं डायग्राम के साथ समझाता हूं। ये देखें डायग्राम। सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहले आपने देखना है कि रिएक्शन इक्वेशन लिखें। इक्वेशन बड़ी सिंपल है, आप सबको आती है, H2 प्लस O2 यू विल गेट H2O। इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/2 लगाना पड़ेगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी क्योंकि 2 से कैंसिल होगा। ऑब्वियसली 1 ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली यहां पर 1 ऑक्सीजन है, तो यहां तो इसको डबल कर दो फिर, लेकिन आपका यूनिट क्या है, किलो जाउल पर मोल। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इस तरह से 2H2 प्लस O2 एंड यू विल गेट 2H2O। इसमें डेफिनेटली यूनिट तो किलो जाउल पर मोल का ही रहेगा ना, यानी पर मोल वाटर बना तो 2 मोल है, लेकिन यूनिट के अकॉर्डिंग आपने एनर्जी जो बतानी है वो पर मोल की बतानी है। इस तरीके से भी जो आंसर निकालोगे और इस तरीके से भी जो आंसर निकालोगे, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैं पहले इस तरीके से निकालता हूं, फिर मैं इस तरीके से निकालूंगा। ठीक है, इस तरीके में और इस तरीके में फर्क क्या है कि इसी इक्वेशन को आधा कर दो तो ये बन जाती है, 2 को 1 कर दो, 1 को आधा कर दो, 2 को 1 कर दो, ये बन गई। ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, तो मैं इस इक्वेशन के मुताबिक सॉल्व करवा रहा हूं। अच्छा जी, सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है 436, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना है तो 249 किलो जाउल पर मोल। लेकिन आप यहां पर ऑक्सीजन तो पर मोल यूज ही नहीं कर रहे, हाफ मोल यूज कर रहे हैं ना, हाफ मोल यूज कर रहे हैं, तो इसलिए 249 किलो जाउल वैल्यू तब यूज करेंगे जब पूरा O2 यूज होगा। जैसे नीचे पूरा O2 यूज हुआ है ना, तो जब आप नीचे खुद कैलकुलेशन करोगे तो तब आप 249 यूज करोगे। मैं तो 249 नहीं यूज करूंगा ना, मैं तो हाफ मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हाफ मोल का मतलब है कि इससे हाफ एनर्जी यूज होगी, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 249, यानी 249 को 2 से डिवाइड कर दो, बॉन्ड टूट गए। ये देखिए पीछे जरा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बताता चलूं, ये 249 हाफ ही है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए, ये जरा इसकी करेक्शन कर लें, 498 लगती है पूरा, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1 मोल हो, इसको तोड़ने के लिए 498, तो हाफ को ऑलरेडी मैंने हाफ ही लिखा हुआ है 249, तो यहां पर ये 249 ऑलरेडी हाफ के लिए ही वैल्यू मेंशन थी, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये 249 हाफ मोल के लिए ही वैल्यू मेंशन है, तो ये इन्वेस्टमेंट होगी हमारी। बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया, अब यहां से यहां जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसका नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 464। अब आपके सर ये 464 तो हमने भी पीछे कैलकुलेट की, भाई वो तो मैंने वाटर के केस में स्पेसिफिकली कैलकुलेट की थी ना, यहां पर आपको दिखाया था 460 आएगी, लेकिन मैंने बोला तो था डाटा बुक वाली वैल्यू यूज करनी है आपने 464। ठीक है, इसलिए थोड़ी यहां पर अप्रोक्सीमेशन के साथ हम काम लेते हैं। आप इवन के 460 भी यूज करते हैं तो आंसर गलत नहीं होगा आपका, लेकिन आप यहां पर 464 यूज करेंगे क्योंकि डाटा बुक में 464 है ओवरऑल तमाम OH वाले बॉन्ड्स को देखते हुए। ठीक है, बस वो बताना था कि प्रैक्टिकली जो वैल्यू आती है और जो समटाइम हम थ्योरेटिकली वैल्यू यूज करते हैं उसमें स्लाइट डिफरेंस होता है। अच्छा, तो अब यहां पर देखें, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा, हमारे लिए तो सेम एनर्जी दोनों के केस में रिलीज होगी 464। अब टोटल जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, टोटल जो खर्चा हुआ उसमें आपने 436 और 249 को ऐड करना है तो आंसर आएगा 680।
और 464 रिलीज हुआ, तो टोटल आंसर आएगा 928 जो रिलीज हुआ, माइनस इनको करोगे, चेंज इनका निकालोगे, तो आपके पास आंसर आएगा -243 किलो जूल पर मोल। ये माइनस का साइन शो करता है कि ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही वो मैंने किया है। सबसे पहले हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 436, ऑक्सीजन का हाफ 249, फिर आगे टोटल करने के लिए क्या किया, 436 249 जो कि एब्जॉर्ब हुई, 680 एब्जॉर्ब हुई रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे 264 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिफरेंस निकाला और वो आंसर आया, और आगे मैंने ग्राफ में भी दिखा दिया। सम टाइम आपको पूरे रिएक्शन का डाटा देके ये भी कह सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी वो फाइंड करो। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी रिएक्टेंट में वही निकालनी है, और वही यहां पर इस केस में क्या यूज होगी, एक्टिवेशन एनर्जी यूज होगी। ठीक हो गया। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। कल इंशाल्लाह ताला अभी दोबारा चलते हैं एसएलओस की तरफ, एक दफ़ा हम एसएलओस को देख लेते हैं कि किन एसएलओस को हमने अचीव किया है। जी, हमने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया केमिकल रिएक्शन एक्सो एंडो भी होते हैं, हमने एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग से। आपने देखा एक रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है, और एक रिएक्शन मतलब रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज़ हो रही है। हाँ, मैं मानता हूँ आज मैंने दोनों केसेस एक्सो वाले डिस्कस किए हैं, कल मैं एंडो वाले भी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, और ये भी मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेट करना भी बता दिया, डिस्क्राइब सम बॉन्ड एनर्जीज आर एग्जैक्ट एंड सम आर अप्रॉक्सीमेट, ये भी बता दिया। कल इंशाल्लाह ताला इस नॉलेज को वाइंड अप करेंगे और फिर नेक्स्ट 6.2 नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। किसी भी किस्म का आज के लेक्चर में क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका। हाँ जी, क्लियर है, ओके जी।